रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे। वंदे मातरम, जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, आज हम बात करते हैं देश भर में मनाए जाने वाले वर्ष पर्यंत ऐसे जयंती पर्वों की जिनमें आधिकारिक रूप से अवकाश घोषित किया जाता है, बाकायदा त्योहारों की तरह, पर्वों की तरह, उत्सवों की तरह वह दिवस विशेष मनाया जाता है। जैसे महावीर जयंती, हनुमान जयंती, रामनवमी, गुरु पूर्णिमा, बुद्ध जयंती, गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी, गुरु पर्व, क्रिसमस दिवस, 12 वफात। निश्चित रूप से प्रत्येक दिवस किसी न किसी ऐसे धार्मिक महापुरुष से जुड़ा हुआ है जिनका अवतरण, जिनका जन्म निश्चित रूप से अनुकरणीय रहा। धर्म विशेष में यही कारण है उन्हें पूजनीय स्थान प्राप्त है। किंतु प्रश्न यह उठता है, यदि कोई क्रांतिकारी अपना संपूर्ण जीवन अपनी मातृवेदी को समर्पित कर दे, वो अपने प्राणों को न्योछावर कर दे, किंतु वह किसी न किसी धर्म का सूरज न हो, वह नास्तिक हो, तो क्या हम उसके जन्म दिवस को उत्सव के रूप में नहीं मना सकते? यह एक प्रश्न है जो विचारणीय है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं भारतीय क्रांति के इतिहास की उस महान विभूति की, आज़ादी दिलाने वाले उस महानायक की, एक ऐसे प्रचंड सूर्य की जो निश्चित रूप से न केवल अपने प्राणों की आहुति देकर हमेशा हमेशा के लिए देश के इतिहास के स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गया, बल्कि उसने ऐसे असंख्य असंख्य क्रांतिकारी तैयार किए जिसकी प्रेरणा ने भारत को, भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करने का कार्य किया। ऐसी महान विभूति जिनका नाम होता है शहीद आजम भगत सिंह। जी हाँ, एक ऐसा देवतुल्य क्रांतिकारी। वह दौर जब आज की युवा पीढ़ी फैशन में अंधी है, लेकिन ये वो दौर था जहां युवा पीढ़ी फैशन नहीं, पैशन में भागती थी। वो दौर जब फांसी के फंदे को चूमना एक पैशन हुआ करता था, एक जज्बा हुआ करता था। प्रत्येक नौजवान तैयार होता था, राष्ट्रभक्ति की भावनाएं इस रूप से प्रज्वलित होती थी हृदयों में कि देश पर प्राण न्यौछावर करना हमारे उस दौर के युवाओं के लिए एक पैशन हुआ करता था। उस स्थिति में भगत सिंह की फांसी किस तरह से अनूठी थी, किस तरह से अलग थी कि उसने भगत सिंह को शहीद आजम बना दिया। वह थी फांसी के पूर्व भगत सिंह की विचारधारा, जिसको संप्रेषित करने में वह सफल रहे। वह विचारधारा जिसने देशवासियों के प्रति ये जज्बा उत्पन्न किया कि एक भगत सिंह यदि मरेगा तो असंख्य असंख्य भगत सिंह तैयार होंगे। वह विचारधारा जिसने देश को ये विश्वास दिलाया कि भगत सिंह की जिंदगी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना भगत सिंह का मरना महत्वपूर्ण है। घर घर से भगत सिंह निकलने का जो जज्बा था वह प्रस्तुत किया अपने फांसी से पूर्व भगत सिंह ने, और इसी जज्बे ने भगत सिंह की फांसी को अनूठा बना दिया, अनुपम बना दिया, अनुकरणीय बना दिया देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए। भगत सिंह जिनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ। हालांकि जन्म दिवस पर अलग अलग धारणाएं हैं। 27 सितंबर भी माना जाता है, 19 अक्टूबर भी माना जाता है, लेकिन आधिकारिक प्रचलित जो भगत सिंह का जन्म दिवस
माना जाता है वो है 28 सितंबर 1907। एक सिख परिवार में जन्म हुआ, ग्राम बंगा, जिला लायलपुर, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। एक कृषक परिवार में जन्म हुआ। बचपन से ही राष्ट्रभक्ति के संस्कार थे, क्योंकि चाचा पहले से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में थे। 13 अप्रैल सन 1919 को एक ऐसी घटना हुई जिसने मात्र 12 वर्ष के इस बालक के हृदय को झंझोर कर रख दिया। न केवल भगत सिंह बल्कि क्षेत्र के कई नवयुवक क्रांति के लिए तैयार हुए। जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसी घटना से उद्वेलित भगत सिंह ने मन में प्रतिशोध की भावना थी। नौजवान भारत सभा की स्थापना कर डाली अंग्रेजों से प्रतिशोध लेने के लिए। हालांकि गांधी जी से प्रेरित थे, गांधीवादी आंदोलनों से भी वह सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे, किंतु 1922 की चोरी चौरा की घटना ने पूर्ण रूप से भगत सिंह का हृदय परिवर्तित कर दिया एवं उन्हें देश की आज़ादी के लिए एक ही रास्ता नजर आने लगा, वह था क्रांति। यही कारण था चंद्रशेखर के साथ गदर दल में शामिल हो गए, किंतु अभी हृदय में शायद राष्ट्रवादी भावों की वह चरमावस्था आना बाकी थी, जिसकी परिणति हुई काकोरी कांड के 4 महानायकों की फांसी से। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी। अब जैसे मिट्टी का घड़ा तपकर परिपक्व हो चुका था, इन्होंने निश्चित किया कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जुड़कर प्रत्यक्ष रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुआ जाए। ये HRA से जुड़े, अपने दल नौजवान भारत सभा को इसमें सम्मिलित किया एवं यह दल एक नए नाम के रूप में उभरा। HRA अब बन गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। अब घटनाक्रम और आगे बढ़ता है। निश्चित रूप से यदि संपूर्ण राष्ट्र को आप एक परिवार मानते हैं, संपूर्ण क्रांतिकारियों को अपना परिजन मानते हैं, तो भले ही वह काकोरी के महानायकों का बलिदान हो या 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में लाला जी का बलिदान, भाव उद्वेलित होते हैं। प्रतिशोध की भावना और अधिक तीव्र उद्दीप्त होती है, प्रदीप्त होती है। यही हुआ भगत सिंह के साथ भी। भगत सिंह ने अब प्रतिशोध लेने की ठान ली एवं 17 दिसंबर 1928 राजगुरु के साथ मिलकर लाहौर में सैंडर्स की हत्या को अंजाम दिया। हालांकि योजना स्कॉट को मारनी थी। सैंडर्स अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक था और स्कॉट जो था लाहौर का पुलिस अधीक्षक था। योजना स्कॉट को मारने की थी, लेकिन कहते हैं ना, जब रिवॉल्वर भरी हुई हो, सब कुछ योजना तैयार हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है, सामने दुश्मन होना चाहिए। सैंडर्स का दुर्भाग्य था, वो पहले हमारे क्रांतिकारियों के सामने आया। राजगुरु के साथ मिलकर योजना बनाई गई थी, तो हालांकि गोली राजगुरु द्वारा चलाई गई, लेकिन मौत को सुनिश्चित करने के लिए भगत सिंह ने भी 3-4 गोलियां सैंडर्स के मस्तक पर दाग दी एवं सैंडर्स वहीं ढेर हो गया। आने वाले दौर में निश्चित रूप से ब्रिटिश शासन द्वारा सबसे गंभीर अपराध के रूप में इसे ही माना गया, जो भगत सिंह की फांसी का कारण बना। बहरहाल चंद्रशेखर आज़ाद भी शामिल थे संपूर्ण गतिविधियों को अंजाम देने में। वह DAV स्कूल रोड की दीवार पर तमाम हम क्रांतिकारी साथियों को सहायता देने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित थे। सिपाही चनन सिंह जब सैंडर्स की हत्या के बाद पीछा करने लगा क्रांतिकारियों का, चंद्रशेखर आज़ाद ने ही उनको चेतावनी दी। सिपाही चनन सिंह को वो नहीं माना, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी बंदूक से उसे भी ढेर कर दिया। लेकिन अब भगत सिंह कहाँ रुकने वाले थे। उनका जोश, उनका आत्मविश्वास और बढ़ा हुआ था, लेकिन उनका वास्तव में वस्तुतः रक्त बहाने में विश्वास नहीं था। उनका विश्वास था ऐसा कौन से कार्यों को अंजाम दिया जाए जिनसे एक भय उत्पन्न हो ब्रिटिश शासन में, प्रशासन में, क्रांतिकारियों के प्रति। अतः उन्होंने एक योजना तैयार की
अपने साथियों के साथ मिलकर असेंबली में बम गिराने की। दिन तय किया गया 8 अप्रैल 1929 का। साथी थे बटुकेश्वर दत्त। क्योंकि भगत सिंह समाजवादी थे एवं कृषकों के और मजदूरों के विरोध में बिल लाया जाना था, तो एक मुकम्मल परिस्थितियां तय हुई थी। असेंबली में खाकी कमीज एवं नेकर पहुंचकर ये दोनों क्रांतिकारियों ने प्रवेश लिया एवं जैसे कि योजना थी, इस बम धमाके में किसी की हत्या नहीं करनी है, किसी के प्राण नहीं लेने हैं, तो खाली स्थान पर ही बमों को भी इस प्रकार तैयार किया गया था कि वो ज़्यादा हानिकारक न हो। खाली सिर्फ अंग्रेज़ों को उनके कानों में क्रांतिकारियों की आवाज़ जाए, उन्हें लगे न लगे कि इनका जोश और इनका जज्बा कितना ज़्यादा उच्च है कि ये सेंट्रल असेंबली तक भी पहुंच सकते हैं। खाली स्थान पर बम डाला गया, पर्चे उछाले गए, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। चूँकि रणनीति के तहत ही गिरफ्तार होना था, अतः दोनों महान क्रांतिकारी वहीं खड़े रहे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आगामी भगत सिंह का दौर जो था अब जेलों में बीतने वाला था। 2 वर्ष तक भगत सिंह विभिन्न अलग अलग अवसरों पर जेल में रहे। यहाँ भी भगत सिंह, क्योंकि पर्वत होता है, जहाँ भी हो सूर्य का आभा मंडल कम नहीं हो सकता है। पर्वत समान, सूर्य समान भगत सिंह का आभा मंडल भी कहीं कम नहीं था। भगत सिंह में भी जेल में भी भगत सिंह एक सिंह की तरह रहे। क्रांतिकारी लेख लिखे उन्होंने। एक महत्वपूर्ण पुस्तक मैं नास्तिक हूँ, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये लेख भगत सिंह ने जेल में ही लिखा। जतिन दा की भूख हड़ताल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है इतिहास में। निश्चित रूप से उस भूख हड़ताल के प्रतिनिधि क्रांतिकारियों में भगत सिंह भी रहे, नेतृत्व किया इस भूख हड़ताल का। अंततः जब भगत सिंह को सेंट्रल असेंबली में गिरफ्तार किया गया तो निश्चित रूप से सैंडर्स लाहौर षड्यंत्र वाला मुकदमा पहले ही चल रहा था। 26 अगस्त 1930 आईपीसी की धारा 129, 302 एवं अन्य विस्फोटक सामग्री रखने एवं ब्रिटिश प्रशासन के साथ विद्रोह करने के आरोप में भगत सिंह पर आरोप तय किए गए और अंततः 7 अक्टूबर 1930 68 पृष्ठों में निर्णय सुनाया गया। निर्णय वही था। अंततः भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी देना तय हुआ। 23 मार्च सन 1931 मुकम्मल दिन के एक दिन पूर्व ही सायं 7:33 पर भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी से पूर्व लेनिन की पुस्तक पढ़ रहे थे, लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे भगत सिंह। क्या बात करें भगत सिंह की। भगत सिंह अपने आप में एक महाकाव्य थे। उन पर कहाँ कुछ मिनटों का वीडियो बनाया जा सकता है। सिर्फ एक प्रयास किया जा सकता है, एक दुस्साहस किया जा सकता है भगत सिंह का परिचय देने का, उनके बारे में कुछ भी कहने का। बुज़दिल, दुष्ट ब्रिटिश प्रशासन जानता था कि किस महान क्रांतिकारी को फांसी दी गई है। अतः भगत सिंह एवं साथियों, सुखदेव एवं राजगुरु के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके फिरोजपुर आनंद फानंद में ले जाया गया। घी तो नहीं डाल सकते थे वो, मिट्टी के तेल डलाकर इनके शरीर के टुकड़ों को सतलुज में डालने का प्रयास किया गया, लेकिन भीड़ का हुजूम भगत सिंह जिंदाबाद, भारत माता की जय के साथ वहाँ पहुँच गया। भाग छूटे। अंततः विधिवत रूप से बचे कुछ अवशेषों का हमारे महान क्रांतिकारियों के अंतिम संस्कार किया गया विधि विधान से। संपूर्ण माहौल में भगत सिंह अमर रहे, सुखदेव अमर रहे, भारत माता, राजगुरु अमर रहे, भारत माता की जय के जो नारे गुंजायमान थे, निश्चित रूप से वो गूंज आज भी वातावरण में जिंदा है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु अमर हैं के नारे आज भी लगाए जाते हैं। भारत माता जिंदाबाद, इस नारे में ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जिंदाबाद के नारे समाहित हैं। मातृभूमि सेवा संस्था कोटि कोटि नमन करती है, वंदन करती है, नतमस्तक है ऐसे महान बलिदान के आगे। वंदे मातरम। जय भारत, जय हिंद।
रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो अज रंग दे हो माए